गोल्ड की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला लगातार बना हुआ है। बुधवार को विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव $4500 पर औंस के ऊपर पहुंच गया। इधर घरेलू बाजार में भी भाव 1.38 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया है। गोल्ड में सामान्य तौर पर ज़्यादा तेजी उस समय आती हुई दिखाई देती है जब दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता होती है, लेकिन इस बार की तेजी बिना आर्थिक अस्थिरता के है। रिजर्व बैंक ने भी गोल्ड पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता के समय सुरक्षित निवेश के लिए गोल्ड सबसे स्थिर विकल्प है। सर, ये जो तेजी देखने को मिल रही है, क्या रीज़न आप देख रहे हैं? क्या अमेरिकी ट्रेजरी अपनी जो हेज भूमिका गंवा रहा है वो एक बड़ा कारण है? विपुल जी, ये दुनिया के बाजारों का सबसे बड़ा शिफ्ट है और ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है विस्तार से समझना। गोल्ड की कीमतें तो लगातार पिछले एक साल से सुर्खियां बना रही। हम देख रहे हैं 4000 से $4500 तक और $5000 तक के टारगेट्स मिलने लगे, $6000 तक के टारगेट्स मिलने लगे। और वो टारगेट भरोसा उन पर किया जा सकता है, उन पर आप विश्वास कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, इसके लिए ये इस शिफ्ट को समझना होगा जो दुनिया के बाजारों में हुआ और लंबे समय बाद इतिहास में इस तरीके का बदलाव दिखाई दिया है। और इसलिए गोल्ड, सिल्वर और उसके साथ प्लेटिनम, पैलेडियम, ये चारों धातुओं का जो समूह है वो अभूतपूर्व अद्भुत तेजी दिखा रहा है। प्लेटिनम, पैलेडियम में भी उतनी ही तेजी दिख रही है। दरअसल पहले क्या होता था, जब बाजार में कहीं कोई संकट आता था, शेयर बाजारों में गिरावट होती थी, कोई भी दिक्कत आती थी, तो अमेरिकी बॉन्ड सबसे बड़ा सेफ हेवन और हेज होते थे। पूरी दुनिया के निवेशक, विदेशी मुद्रा भंडार चलाने वाले सेंट्रल बैंक अमेरिकी बॉन्ड्स में पैसा डाल देते थे। अगर स्टॉक मार्केट अस्थिर होता था, कमजोर होता था, तो अमेरिकी बॉन्ड मजबूत रिटर्न देते रहते थे। फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम करता था, उसके बाद भी अमेरिकी बॉन्ड में निवेश बढ़ता रहता था। लेकिन अब अमेरिकी बॉन्ड इस तरीके का ट्रेंड नहीं दिखा रहे हैं। 2023 से 2025 के बीच में ये प्लेबुक पूरी तरह उजड़ गई, बिगड़ गई। अमेरिका का घाटा इसमें महत्वपूर्ण है, बेयर स्टीपनिंग है। और बाजार में अब क्या हो रहा है कि लंबी अवधि के बॉन्ड्स की यील्ड ऊपर जा रही है। और पहली बार मुझे लगता है हाल फिलहाल के दशकों में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। हम लोग जो करीब से बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड अब खुद मार्क टू मार्केट लॉसेस करा रहे हैं निवेशकों के लिए। तो ट्रेजरी, अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड अब शॉक अब्जॉर्बर नहीं रहा, ये हेलमेट नहीं रहा जो क्रैश से बचाता था। अभी अपने आप में जो सेफ हेवन थे वो रिस्क कैरिंग एसेट हो गए, जोखिम वाले एसेट हो गए हैं। राजकोषीय चिंताएं हैं, टर्म प्रीमियम की रिप्राइसिंग है, सेंट्रल बैंक की बड़ी बिक्री हो रही है पूरी दुनिया में बॉन्ड्स में, इसका असर हमें दिखाई दे रहा है। और इसकी जगह आ गया है, बेहद सरप्राइजिंग है, दुनिया के मौद्रिक सिस्टम को इसकी कभी उम्मीद नहीं थी, इसकी जगह आ गया गोल्ड। और गोल्ड अब सेंट्रल मॉनेटरी सिस्टम का, ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम का ज्यादा सेफ एज हो गया। ये बड़ा, मतलब ये एक तरीके की असंगति, पैराडॉक्स है, हास्यास्पद है कि अमेरिकी बॉन्ड्स सेफ हेवन नहीं है और दुनिया में कुछ ही टन निकाले जाने वाला सोना, जिसकी की आपूर्ति कम है, वो अब मौद्रिक सिस्टम का सेफ हेज बन गया। और ये बदलाव बड़ा है, जिस वजह से आज हमने गोल्ड में इतनी तेजी देखी और इस तरीके के टारगेट्स आपको बाजार में मिल रहे हैं। सर, ट्रेजरी बनाम गोल्ड का जो रिश्ता है वो किस तरीके से बदलते हुए देख रहे हैं मौजूदा परिस्थिति में आप? इसे और कम गहराई से समझने की जरूरत है। गोल्ड अब एंटी रिस्क, एंटी डॉलर एसेट बन गया है। डॉलर जितना गिरेगा गोल्ड उतना बढ़ेगा और ये रिस्क का सबसे बड़ा हेज हो गया है। ट्रेजरी और यील्ड का जो बॉन्ड यील्ड का जो हिस्सा था वो पूरी तरह, वो जो रिश्ता था वो बदल गया। परंपरागत रूप से जब ऊंची अमेरिकी यील्ड होती थी तो गोल्ड की होल्डिंग की लागत बढ़ती थी। अब यील्ड ऊपर होती थी तो गोल्ड नीचे होता था। माना जाता था गोल्ड तब खरीदा जाता है क्योंकि गोल्ड पर तो ब्याज मिलता नहीं है, तो इसलिए गोल्ड का निवेश महंगाई से बचाने के लिए होता था। 2024 में कई बार 10 साल के बॉन्ड की यील्ड और गोल्ड एक साथ ऊपर गए। 2025 में गोल्ड करीब 40 से 50% ऊपर गया, जबकि अमेरिकी यील्ड 4% पर ही मंडराती रही। और इसी वजह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड के नेट सबसे बड़े खरीदार हो गए, क्योंकि उनकी जो सेफ हेवन पार्किंग थी, उनके जो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट थे, जो अमेरिकी ट्रेजरीज में जाते थे, वो गोल्ड में जाना शुरू हो गए। तो ये जो रिश्ता बदला है, जो कर्व बदला है दोनों का, इसने सोना और चांदी को, और उसके साथ चांदी की थोड़ी इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, पर सोना मुख्य रूप से बेहद अभूतपूर्व भूमिका में आ गया। अगर आप दुनिया के कैपिटल मार्केट का साइज देखें, बॉन्ड मार्केट का आकार देखें, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर का, तो उसके हिसाब से सोने की आपूर्ति, सोने की उपलब्धता बेहद सीमित है। तो ये परिस्थिति कहाँ ले जाएगी, इस पर तो कभी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा शिफ्ट आया और इसीलिए आज सोने में हमने इतनी बड़ी तेजी का रुख बनते हुए देखा है। जी, अगले सवाल पे आए सर, उससे पहले एक चीज़ समझना चाहेंगे। तो इसमें नेट गेनर तो अमेरिका तब भी रहेगा, क्योंकि अगर दुनिया भर में डिमांड इस तरीके से बढ़ती रही
तो ठीक है, ट्रेजरी पे भरोसा घट रहा है, लेकिन गोल्ड रिजर्व तो सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास ही है सर। हाँ, लेकिन अमेरिका अपने गोल्ड रिजर्व को सेल करेगा कि नहीं ये पता नहीं। अभी तो जो गोल्ड बाजार में उपलब्ध है, जो बिक रहा है वो गोल्ड स्क्रैप से आ रहा है, कुछ खदानों से निकल रहा है, नई माइंस खोजी जा रही हैं। माइंस बहुत महंगी है निकालना गोल्ड के लिए, लेकिन अब वो जो गोल्ड की कीमत है उस हिसाब से वो माइंस का गोल्ड कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है। नहीं तो माना जा रहा था कि दुनिया की काफ़ी सारी माइंस जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जो बहुत गहराई में हैं, उनको खोद कर वहाँ से गोल्ड को निकालना मुश्किल था, लेकिन अब गोल्ड का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नया गोल्ड बाजार में नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं, क्योंकि सेंट्रल बैंक खरीद कर बैठे हुए हैं। जब भी बाजार में गोल्ड की आपूर्ति बढ़ी विपुल जी, तो सेंट्रल बैंक्स ने ही सेल किया है जो कि अब लंबे अरसे पहले की बात है, 2000 के डिकेड में हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ है। तो गोल्ड की शॉर्टेजेस वैसे ही बनी हुई हैं बाजार में, पर जो मौद्रिक सिस्टम में मॉनेटरी सिस्टम में गोल्ड आया, आप गोल्ड ईटीएफ की तस्वीर देख लीजिए। पिछले 3 साल 4 साल के अंदर कोई सोचता भी नहीं था कि गोल्ड ईटीएफ में इतना इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि अमेरिकी बॉन्ड्स की साख गिर रही है सेफ हेवन के तौर पर। और दुनिया में जब तक कोई दूसरी सेफ हेवन एसेट नहीं आ जाती, अब वो दूसरी सेफ हेवन एसेट क्रिप्टो होगी, बिटकॉइन होगा या कोई और होगा, ये पता नहीं है, तब तक तो गोल्ड पूरे सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा ही। बिल्कुल। और सर अभी जो आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है उस पर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? क्योंकि उसमें जो स्टाफ स्टडी आई उसमें कहा गया गोल्ड को गंभीर भू राजनीतिक तनाव के समय सबसे स्थिर एसेट बताया गया है। क्या कहना क्या चाह रहा है इस समय इस सिचुएशन पे आरबीआई? आरबीआई दरअसल ये कहना चाह रहा है कि वो इतना सोना क्यों खरीद रहा है, उसकी वजह क्या है। आरबीआई की गोल्ड होल्डिंग $100 बिलियन से ऊपर है, करीब 880 टन के आसपास गोल्ड है, और अमेरिकी ट्रेजरी में आरबीआई ने अपना एक्सपोजर कम किया है। तो आरबीआई ने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तथ्य वही है, आरबीआई का कहना यह है कि जो न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडलिंग सिस्टम आरबीआई ने अप्लाई किया, उसके हिसाब से जब भी जियो पॉलिटिकल शॉक्स आते हैं तो गोल्ड सबसे मजबूत और स्थायी विकल्प है। और ये सेंट्रल बैंकों के मुंह से ये सुनना ही बेहद आश्चर्यजनक है बोलिए। ये वो सेंट्रल बैंक हैं जिन्होंने एक साथ बैठकर गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया था। ये सब सॉवरिन पेपर करेंसी के मालिक हैं, ये करेंसी छापते हैं। उनके मुंह से सुनना ही बेहद आश्चर्यजनक है कि सोना उनके लिए सबसे भरोसेमंद है। आरबीआई ने अपने इस पेपर में यह भी कहा है कि क्रूड सबसे ज्यादा संवेदनशील है, सिल्वर यहां कहीं बीच में फंसती है। सिल्वर का इस पूरी मैथमेटिक्स में, इस पूरे समीकरण में आना बेहद दिलचस्प है, बेहद रोमांचक है, क्योंकि सिल्वर भी अब इस पूरी मैट्रिक्स में सिक्योरिटी और हेजिंग की मॉनेटरी मैट्रिक्स के बीच में चांदी भी चाहते न चाहते प्रवेश कर गई है। और चूंकि आरबीआई ने कहा है कि गोल्ड मजबूत है और वो उसके आंकड़े या उसकी खरीद इस बात को साबित भी करती है कि 2025 के अंत तक आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में जो गोल्ड की होल्डिंग होगी वो 14 से 15% के आसपास पहुंच जाएगी। जी, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, बहुत लोग धन्यवाद भी कर रहे हैं। प्रदीप सचदेवा जी थैंक यू बोल रहे हैं, जी कृष्णन जी कह रहे हैं नमस्ते कह रहे हैं। लेकिन शिल्पी अग्रवाल जी ने एक टिप्पणी भी की है और एक सवाल भी है। हालांकि इनका जो सवाल है वो अगली खबर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसी समय पढ़ लेते हैं। पहले जो उनकी टिप्पणी है गोल्ड और सिल्वर को लेकर के, सर करिए गोल्ड एंड सिल्वर इस दशक का ही नहीं, इस सदी का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। यूएस की सॉवरेन रेटिंग में अगर एक और पायदान की गिरावट सोने को विजेता बना देगी। इनका लेकिन जो सवाल है वो समझना चाह रही हैं कि ब्रिक्स ब्लॉक करेंसी पर आपका नज़रिया क्या है। सर ये अभी एग्जिस्ट कर रहा है या इसको जिस तरीके का प्रेशर यूएस ने बनाया वो अब मतलब इस पर कोई बातचीत तो हो नहीं रही है। लेकिन शिल्पी जी आपकी टिप्पणी जानना चाह रही हैं, अगर आप कर दें तो फिर उसका एक सवाल और गोल्ड पे लेना चाहेंगे आपसे। ब्रिक्स की करेंसी को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो चाइना ने युआन को लेकर स्ट्रक्चरली काफी बड़े बदलाव किए हैं अमेरिका के साथ ट्रेड वार के बाद। इस साल के भीतर युआन के स्ट्रक्चर में काफी चेंज आए। जो लोग बोनस पॉइंट नियमित रूप से देख रहे हैं, हमने आपको बताया था कि चाइना ने युआन को कमजोर करने की पॉलिसी छोड़ दी है और ये कहा है कि युआन को अब वो मार्केट लेवल पर स्टेबल करेगा, यानी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन और एक्सपोर्ट को प्रमोशन देने वाली करेंसी नहीं चाहता, इंपोर्ट सस्ता करने वाली करेंसी चाहता है। ये चाइना के पूरे सिस्टम में बड़ा शिफ्ट है। हम कभी अर्थ में इस पर विस्तार से बात करेंगे कि चीन ने अपनी पूरी पॉलिटिकल पॉलिसी में, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को एक पीवट दे दिया है, बदलाव दे दिया है। कई सारे घटनाक्रम साथ में हैं, पर अभी ब्रिक्स की करेंसी को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि युआन उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। चीन की कोशिश यह है कि उसकी करेंसी मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट हो, जो बड़ा कुख्यात था, दागी था, जिस पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते थे। तो अगर पूरे ब्रिक्स में कोई एक करेंसी मजबूती के साथ आगे आएगी या खड़ी होगी, अगर संभावना बनती दिखाई देती है, तो युआन या चीन उस मौके को नहीं छोड़ेगा। यह हमें देखना होगा। फिलहाल अभी
पेमेंट सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम के फर्क को समझना जरूरी है। मुझे थोड़ा लंबा समय लगेगा इस चर्चा में, इसलिए हम इसे आज नहीं खोलना चाहते थे। करेंसी में पेमेंट सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम में बड़ा फर्क होता है। डॉलर पेमेंट का, फिएट का, ट्रेड का बड़ा हिस्सा हमेशा बना रहेगा। पेमेंट सिस्टम में स्टेबल कॉइन आ गए जो एक बड़ा हिस्सा हो गए, पर मॉनेटरी सिस्टम जब किसी नॉन पेपर करेंसी को या किसी फिजिकल एसेट्स को अपनी हेज के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करता है तो बड़ा शिफ्ट आता है सिस्टम में। ये वो फर्क है जिसे हमें समझना जरूरी होगा। कभी विस्तार से इस पर फिर चर्चा करेंगे। ठीक सर, बिल्कुल। लेकिन सर अभी बात हम लोग कर रहे थे सोने चांदी को लेकर के। अब इसे अगर आम निवेशक के नज़रिए से देखा जाए, समझा जाए, तो किस तरीके से देखें इस तेजी को? कुछ लोगों को डर लग रहा है कहीं अब ये बबल कहीं फटेगा तो नहीं, कुछ लोगों को अभी भी लगता है। हम लोग बहुत सारे एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं आप निवेश करते जाइए, लोग कह रहे हैं कहीं प्रॉफिट बुक करें। तो बहुत सारी उलझनें हैं। अभी एक आम निवेशक को आप कैसे इसे समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो मोटे मोटे फार्मूले हमारे सामने, जो तथ्य हमारे सामने, आंकड़े हमें बता रहे हैं कि आरबीआई और दुनिया के सेंट्रल, पहली चीज पकड़िए कि आरबीआई और दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के लिए गोल्ड अब अमेरिकी ट्रेजरी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। यानी भारत जैसे विदेशी मुद्रा भंडार, अमेरिका, चाइना, जापान के विदेशी मुद्रा भंडार जो अपना एक बड़ा हिस्सा 70 से 80% हिस्सा AAA रेटेड यूएस गवर्नमेंट के 10 साल के लॉन्ग टर्म बॉन्ड में रखते थे, वहां उनको नुकसान हो रहा है। तो जब सेंट्रल बैंक जिसको अपना हेज मान रहे हैं, आम निवेशक उसे कैसे नहीं माने? तो ये जुलूस तो शुरू सेंट्रल बैंक्स ने किया था। अब आरबीआई ये कह रहा है कि गोल्ड में रिस्क है, और कल आरबीआई ने कहा कि गोल्ड में रिस्क हो रहा है, और आज वो कह रहा है कि आरबीआई ही आज ये दोबारा तरफ से ये अपने दूसरे पेपर में कह रहा है कि वो सबसे बड़ा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट भी है। तो जब सेंट्रल बैंक गोल्ड को सबसे महत्वपूर्ण निवेश मान रहे हैं, तो आम निवेशकों को तो मानना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि सेंट्रल बैंक्स विदेशी मुद्रा भंडार इसमें पार्क कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो की नजर से अगर आप देखिए, अगर आप निवेशक हैं, आप स्टॉक मार्केट में या गोल्ड में या बुलियन के निवेशक हैं, गोल्ड इस समय सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी, मॉनेटरी और जियोपॉलिटिक्स हेज बन गया है, जो नहीं होना चाहिए था। व्यवहारिक रूप से बड़ा मुश्किल है, ये कि इतना सोना नहीं है दुनिया में। जबकि इक्विटी, ध्यान दीजिएगा, इक्विटी, इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज, ऑयल जैसी कमोडिटी अब हाई बीटा रिस्क के दायरे में चली गई हैं। और यह बड़ा शिफ्ट है, यह कभी हमने नहीं देखा या सोचा नहीं था कि जो रेगुलर ट्रेडिंग वाली करेंसी जहां सबसे ज्यादा निवेश है, वो हाई बीटा रिस्क की कैटेगरी में पहुंच जाएंगी। तो जो संदेश है इस परिस्थिति का वो ये है कि आर्थिक चुनौतियों में इक्विटी भी गिरेगी, बॉन्ड भी गिरेंगे, लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो सेफ हेवन बॉन्ड से वो भी गिरेंगे, ट्रेजरी भी मतलब बॉन्ड और ट्रेजरी भी गिरेंगे, गोल्ड शायद बचाएगा। ये बात आरबीआई की आज की रिपोर्ट में मोटे तौर पर लिखी हुई, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हम आंकड़े समझ पा रहे हैं ट्रेजरी के, उससे दिखाई दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है विपुल जी कि 2025 ने एक और गोल्ड की बड़ी अनोखी चीज बताई जो हमें आमतौर पर अंदाज नहीं थी या बाजार ने कभी नहीं देखी थी, कि बगैर किसी बड़े संकट के, ऐसा नहीं कि कोई बैंक डूब गया हो, दुनिया में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई हो, वार थे पर वार भी खत्म हो रहे थे, इसके बावजूद स्टॉक मार्केट भी तेजी पर थे। दुनिया के, भारत का स्टॉक मार्केट भी जो तेजी पे था उस पर आगे बात करेंगे, ग्लोबल स्टॉक मार्केट भी तेजी पे थे, लेकिन इसके बाद भी गोल्ड ने बड़ी ऊंचाई ली है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि बाकी सारे निवेश विकल्पों के बावजूद, उनके बढ़ने के बावजूद, गोल्ड तेज और मजबूत बना रह सकता है। ये इस थ्योरी को पर थोड़ा सा सवाल उठाता है कि क्या गोल्ड में तेजी दरअसल बबल है कि नहीं है।